नरेंद्र मोदी की पार्टी एक नई शुरुआत करके दिख रही है। बीजेपी ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। मुस्लिम यूथ को बीजेपी के स्टेज पर बुलाया जा रहा है, उनको मेडल और इनाम देकर सम्मानित किया जा रहा है। आज देश के 12 शहरों में बीजेपी के ऑफिस में ऐसे प्रोग्राम किए गए। बीजेपी मुस्लिम यूथ को सपोर्ट करके आने वाले चुनावों में उनका सपोर्ट लेना चाहती है। बीजेपी ने इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को रोल मॉडल बनाया। मुस्लिम वोट के लिए बीजेपी पहले भी कई एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, लेकिन मुसलमान बीजेपी की तरफ नहीं आए। इस बार अलग क्या है, हालात कितने बदले हैं और बीजेपी के प्रति भाईजान का रुझान कितना बदला है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम भाइयों के लिए नरेंद्र मोदी की पार्टी का डोर ओपन हो गया है। स्वागत है उनका जो हरदम दिल के पास होते हैं। भाईजान को बिठाकर बीजेपी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। स्पीड अभी स्लो है, लेकिन भाईजान को बिठाकर गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगी है। मोदी की पार्टी मुसलमानों को इनाम दे रही है। इनाम के जरिए मोदी की पार्टी मुसलमानों को मैसेज दे रही है। हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व वाली पार्टी का मुस्लिम भाइयों के लिए मैसेज लाउड एंड क्लियर है। हां, हम हैं हिंदुत्ववादी, लेकिन हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं। हां, हम हिंदुओं की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम भाइयों से हमारा कोई बैर नहीं है। बीजेपी से इनाम पाने के बाद क्या मुस्लिम भाईजान बीजेपी पर भरोसा करना शुरू कर देंगे? क्या बीजेपी को मुसलमानों के वोट मिलने लगेंगे? क्या बीजेपी मुसलमानों को एमपी और एमएलए का टिकट भी देगी? जरूर हम टेक्निकली बाय डेफिनेशन माइनॉरिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन के हिसाब से, लेकिन वास्तव में किसी भी रूप से प्रैक्टिकली, फिजिकली, टेक्निकली, इमोशनली, सोशली किसी रूप से देखिए, इस देश में कोई माइनॉरिटी नहीं है। एक्चुअली इसमें किसी को माइनॉरिटी करके कमजोर बना के रखा है, ऐसा कहीं नहीं है। सब बराबर है। दूसरे देशों में जब माइनॉरिटी का बात करता है तो डेवलपमेंट, विकास, अपॉर्चुनिटी तो बहुत बाद में आता है। पहले अपने आप को उस देश में जीने के लिए तड़पना पड़ता है, उसका एग्जिस्टेंस ही हमेशा थ्रेट में रहता है। बीजेपी ने स्टार्टअप चलाने वाले मुस्लिम भाइयों को पार्टी हेडक्वार्टर बुलाकर इनाम दिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 7 दिन पहले ही डॉक्टर कलाम स्टार्टअप यूथ अवार्ड अनाउंस किया और देश भर से सेल्फ नॉमिनेशन मांगे। 7 दिनों के अंदर 15,000 से ज्यादा नॉमिनेशन आ गए। इसके बाद दिल्ली समेत 12 सेंटरों पर आयोजन हुआ और बीजेपी ने हर सेंटर पर स्टार्टअप चलाने वाले 7 मुस्लिम युवाओं को सम्मानित किया। कांग्रेस, सपा, बसपा, इंडी अलायंस ने हमारे रोल मॉडल को बदलने का काम किया है। हमारा रोल मॉडल औरंगजेब नहीं है, हमारा रोल मॉडल टीपू सुल्तान नहीं है। टीपू सुल्तान अच्छे आदमी थे, हम मानते हैं, लेकिन हमारे रोल मॉडल बहादुर शाह जफर है, हमारे रोल मॉडल डॉक्टर कलाम है, हमारे रोल मॉडल ब्रिगेडियर उस्मान है, हमारे रोल मॉडल शहीद अशफाकुल्लाह खान है, जिनकी पहचान देश के लिए है, जिन्होंने देश के नाम पर कुर्बान किया अपने आप को, जिन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत बनाया, जिन्होंने देश को जोड़ा है। अगर हम इनके साथ जुड़ेंगे तो हम मजबूत बनेंगे। लोगों ने हमारे रोल मॉडल को बदलकर आज हमारी पहचान एक दंगाई हो गई है। आज हमारी पहचान टुकड़े टुकड़े गैंग में हो गई है। ये इसलिए हो गई है क्योंकि हमने अपने जड़ों को छोड़ दिया है। मुसलमानों को भगवा मंच पर बुलाकर इनाम देना इकलौती घटना नहीं है। मुस्लिम समाज को दूसरे तरीके से भी मैसेज दिए जा रहे हैं। गौर कीजिए, वक्फ बोर्ड वाला बिल बीजेपी ने अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। गाजियाबाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताकर गरीबों की पिटाई करने वाला पिंकी चौधरी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उस पर एनएसए भी लगाया जा रहा है। वीडियो बनाकर मुसलमानों को डराने वाला सत्यम पंडित भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रिंज एलिमेंट्स अब मनमानी नहीं कर पा रहे, उन पर लॉ एंड ऑर्डर का डंडा चल रहा है। गाजियाबाद में जो हुआ उसे शुरुआत कहा जा सकता है। लोकसभा में बीजेपी और एनडीए को बहुमत है। नरेंद्र मोदी को जेडीयू और टीडीपी का अनकंडीशनल सपोर्ट है। यह सपोर्ट कितना स्ट्रांग है, यह जेडीयू नेता ललित सिंह ने भरी संसद में बताया। अरे ये मंदिर नहीं है, आपके
मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। बहुमत होने के बावजूद मोदी सरकार ने वक्फ बिल को कंसल्टेशन के लिए जेपीसी में भेजने का फैसला किया। वक्फ बिल पर 2 लेवल पर कंसल्टेशन हो रहा है। जेपीसी में अन्य पार्टियों के नेताओं के साथ कंसल्टेशन लेवल 1 है और मुस्लिम संगठनों के साथ सरकार और बीजेपी का डायरेक्ट कंसल्टेशन लेवल 2 है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से मुलाकात की। इससे पहले किरेन रिजिजू ने ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशी काउंसिल के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की थी। बीजेपी लगातार मैसेज दे रही है। ये मैसेज थोड़ा थोड़ा ही सही मगर डिलीवर होने लगा है। मेरे हिसाब से कुछ जगहों पे तो चेंज जरूरत है। मेरे हिसाब से कुछ जगहों पे जरूरत है। बाकी तो ये सारा वक्फ का मामला है, इसमें बड़े बड़े हर समाज के, मुस्लिम समाज के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। पार्लियामेंट में चल रहा है, बड़ा विचाराधीन मामला है ये। लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे मैं समझता हूँ कि जरूरत है, वहाँ चेंज होना चाहिए। अच्छा, एक चीज सवाल बार बार ये उठाया जा रहा है कि जो वर्तमान मोदी सरकार है उसकी नीयत पे हमें शक है। आप लोगों को भी शक है क्या, आपके बोर्ड, आपके हिसाब से? शिया समाज जब जब अपनी मांगों को लेके गई है इस गवर्नमेंट के पास, तब तक वो मांगे जो है वो हमारी लगभग पूरी हुई हैं। अगर किसी चीज का विरोधाभास हमें नजर आता है तो हम जो है उस पे सरकार के साथ कतई रूप से नहीं होंगे, हम उसका विरोध दर्ज कराएंगे। लेकिन जब जब हमने अपनी मांगे हमारे चेयरमैन ने रखी हैं, तब तक वो हमारी मांगे पूरी हुई हैं। अब ये समझते हैं कि मुस्लिम वोट बीजेपी के लिए जरूरी है या मजबूरी है। इसी से ये समझ आएगा कि सबका साथ सबका विकास कंटिन्यू रहेगा, इसका रूप बदल जाएगा या ये पहले से भी ज्यादा बढ़ेगा। मुस्लिम आउटरीच बीजेपी की पॉलिटिकल मजबूरी है। हिंदू मुसलमान हमेशा साथ नहीं चल सकता। हिंदू मुसलमान हर चुनाव में क्लिक नहीं हो सकता। यह 14 के चुनाव में चल गया, 19 के भी चुनाव में चल गया, लेकिन 24 आते आते हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव कमजोर पड़ गया। 29 के चुनाव में हो सकता है कि हिंदू मुसलमान बिल्कुल न चले। अब बीजेपी ये रिस्क तो नहीं ले सकती कि हर चुनाव में उसकी काउंटिंग -20% से स्टार्ट हो और विरोधियों की काउंटिंग +20% से शुरू हो। अभी बीजेपी को मुस्लिम वोट नाम मात्र के मिलते हैं। सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2024 के आम चुनावों में केवल 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को मुसलमानों के इतने वोट भी हर राज्य में नहीं मिले। उदाहरण के लिए बताएं तो यूपी में केवल 2% मुसलमानों ने कमल के फूल वाला बटन दबाया, जबकि गुजरात में लगभग 29% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिए। गुजरात में 29% मुस्लिम वोट मिलने से उतना फायदा नहीं जितना यूपी में केवल 2% मुस्लिम वोट मिलने से घाटा है। जब चुनाव में एक एक वोट गिना जा रहा हो तो एक एक मुस्लिम वोट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी और एनडीए की पार्टियों को केवल 2% मुस्लिम वोट मिले। सपा और कांग्रेस गठबंधन को 92% मुस्लिम वोट मिले। बिहार में भी बीजेपी और एनडीए पार्टियों को केवल 12% मुस्लिम वोट मिले। बिहार में महागठबंधन की पार्टियों यानी आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल को 87% मुस्लिम वोट मिले। मुस्लिम समुदाय के इस वोटिंग पैटर्न में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। बीजेपी की हमेशा शिकायत रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट जब सामान बांटती है तो मुसलमानों को भी पूरा सामान देती है, लेकिन उस रेशियो में बीजेपी को वोट नहीं मिलते। कुछ एग्जाम्पल देखिए। मुद्रा लोन योजना में 40 करोड़ लाभार्थी हैं, इनमें से 36% लाभार्थी मुसलमान हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के 12.5 करोड़ लाभार्थी हैं, इनमें से 33% लाभार्थी मुसलमान हैं। उज्ज्वला योजना का फायदा अब तक 11 करोड़ लाभार्थियों को मिला है, इनमें से 37% लाभार्थी मुसलमान हैं। पीएम आवास योजना के तहत अब तक 4 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिला है, इनमें से 31% लाभार्थी मुसलमान हैं। आयुष्मान कार्ड योजना और स्कॉलरशिप योजना का फायदा भी मुसलमानों को मिलता है, आबादी के अनुपात से ज्यादा मिलता है, लेकिन बीजेपी को चुनाव में उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। बीजेपी उसी गैप को भरने निकली है। जब बर्मा में डेमोक्रेसी का ऊपर में प्रहार हुआ तो सारा जो
डेमोक्रेसी का जो एक्टिविस्ट है सारे के सारे इंडिया में आ गए। दिल्ली में कैंप बना के बैठा। हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो इंडो बर्मा बॉर्डर है पूरे के पूरे वहां भर के इंडिया में आ गए। अब नेपाल में जब प्रॉब्लम हुआ और सदर्न भूटान में भी जब नेपाली और भूटानीज का जब प्रॉब्लम हुआ वो रेफ्यूजी इंडिया आके बैठा। अफगानिस्तान में आप अभी तो सिखों का पॉपुलेशन इतना नहीं के बराबर है अब, तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर में चाहे क्रिश्चियंस हो कोई भी माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार किया तो सब इंडिया में ही आया। और बांग्लादेश में जो भी होता है वो इंडिया ही आते हैं। श्रीलंका में श्रीलंका तमिल और सिंगालीज के बीच में जब टेंशन हुआ सारा श्रीलंकन तमिल्स वो भी इंडिया में आया। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब भी हमारे आसपास में कुछ भी घटना होती है तो सब महसूस करता है कि इंडिया में जाने से हम सेफ है, इसलिए इंडिया आता है। और जब सब लोग इंडिया को इतना सेफ मानता है, ऐसा समय में हमारा देश में कुछ पार्टियां और कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस है बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से वो काम करते हैं और पश्चिमी देशों में जाकर के वहां के अखबारों के माध्यम से वहां का तरह तरह चैनलों के माध्यम से कि इंडिया इज नॉट ए सेफ कंट्री फॉर माइनॉरिटीज। किरेन रिजिजू ने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा साफ साफ कर दिया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए दिन मोहब्बत की दुकान खोलने वाला डायलॉग रिपीट करते रहते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत वाली दुकान में बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक नहीं आते। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की इन तस्वीरों को दुनिया देख रही है, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक इन पर एक शब्द नहीं बोला है। राहुल ने कोई ट्वीट तक नहीं किया। बीजेपी इस मामले में अपने आप को बाकी सभी पार्टियों से अलग दिखा रही है। उसे बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों की चिंता है तो हिंदुस्तान के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भी फिक्र है। माइनॉरिटी मोर्चे पर बीजेपी के विरोधी दल हमेशा उसे बैकफुट पर खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान ऐसे आने लगे जिससे एक हल्के में यह संदेह होने लगा कि शायद बीजेपी अपने माइनॉरिटी आउटरीच प्रोग्राम को रोक दे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एग्रेसिवली अपने उस अभियान को जारी रखेगी और पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो मंत्र दिया था वो चुनावी नफे नुकसान पर आधारित नहीं। बीजेपी की कोशिश है कि उसके कोर वोटर उसके साथ संतुष्ट रहें, लेकिन साथ ही साथ माइनॉरिटी आउटरीच किया जाए जिससे आज नहीं तो कल माइनॉरिटी को भी ये समझ में आए कि बीजेपी की सरकार उसके लिए नुकसानदेह नहीं। अब आपको बहुत ही आसान भाषा में बताते हैं कि मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने वाला बिल लेकर क्यों आई। अब्दुल की चूड़ी टाइट करने वाला डायलॉग सोशल मीडिया के लिए छोड़िए, यहां हम आपको रियल न्यूमेरिक्स बताते हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड के पास 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। 35 वक्फ बोर्ड के पास 1,20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां हैं, लेकिन इन संपत्तियों से वक्फ बोर्ड को सालाना 200 करोड़ की आमदनी भी नहीं होती। सोचिए, वक्फ बोर्ड को सालाना 1% के भी छठे हिस्से के बराबर आमदनी होती है। दरअसल आमदनी तो होती है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और मुतवल्ली उसे दिखाते नहीं। मौजूदा कानून के मुताबिक सरकार वक्फ बोर्ड से हिसाब भी नहीं मांग सकती। वक्फ की संपत्तियों पर दावे को लेकर भी वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार हैं। गरीब मुसलमानों को इसका कोई फायदा नहीं मिलता। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और रसूखदार मुसलमान ही वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। मोदी सरकार वक्फ बिल लेकर आई तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता टाइप लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन आम मुसलमान सड़क पर नहीं उतरे। वक्फ बिल को जेपीसी के पास भेजकर बीजेपी ने इस डिबेट का टाइम बढ़ा दिया है। वक्फ बिल पर जितना डिबेट होगा बीजेपी को उतना फायदा होगा। देश को जोड़ना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। These three are the key words. सबका साथ, you have to take everyone. This is an inclusive country. Inclusivity is its nature. तो सबका साथ, सबका विकास। तो कोई एक व्यक्ति का विकास नहीं है, सबका विकास होना चाहिए। आज आवास योजना लीजिए, उज्ज्वला लीजिए, नल से जल लीजिए, कुछ भी लीजिए, अब ग्राम सड़क योजना अटल जी का लीजिए, इट इज टू द लास्ट मैन। We are motivated by अंत्योदय प्रिंसिपल ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड सबका साथ सबका विकास का मंत्र के साथ हम मोटिवेट हुए हैं।
अब बीजेपी ने मुस्लिम यूथ को पार्टी हेडक्वार्टर बुलाकर यूथ में अपना सपोर्ट बढ़ाने का दांव चला है और रोल मॉडल बनाया है एपीजे अब्दुल कलाम को। बीजेपी नई शुरुआत करके देख रही है, इसमें रिस्क कुछ नहीं है। इस दांव से बीजेपी को कुछ न कुछ मिलना ही है।